सर। आज हम डिस्कस करेंगे डोजेस फॉर्म। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है। ओआरएस यूज किया कभी आपने? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, या जिसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये सैशे के फॉर्म में आता है, ओरल रूट से लिया जाता है ये। डिहाइड्रेशन की वजह से कभी लूज मोशन लग जाए, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, वाटर लाइक फीसेस जब हम पास करते हैं, तब डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है ये। तो ये किस किस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल रहता है? पाउडर फॉर्म में। ठीक है, डोजेस फॉर्म मैंने आपको बताया था आपका। डोजेस फॉर्म आपका सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में आता है। सॉलिड में आपका टैबलेट है, कैप्सूल है, पिल्स है, ये सब आते हैं। ठीक है, टैबलेट भी आपने देख कभी ना कभी यूज किया होगा, टॉपिकल फॉर्मुलेशंस आपने यूज किए होंगे। जैसे फंगल इन्फेक्शन के केस में डॉक्टर कैंडिडा का पाउडर प्रिस्क्राइब करता है। बेड सोर किसी पेशेंट को हो जाए, जब वो लंबे समय तक बेड पे लेटा रहता है, एक ही साइड पे लेटा रहता है, तो उसको वुंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर जो पाउडर डोजेस फॉर्म लिखता है, फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए, कैंडिडा, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो आप ध्यान से देखें कि जो ड्रग है वो मार्केट में किस डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, आपको सॉलिड का, सेमी सॉलिड का, लिक्विड का, गैसेस का, इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। आपने कभी न कभी यूज भी किया होगा। ठंड के दिन चल रहे हैं अभी, आप च्यवनप्राश खाते हो, किस कैटेगरी में आएगा बताइए? च्यवनप्राश, च्यवनप्राश आपका सेमी सॉलिड में आएगा। ठीक है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, जेल्स हैं, पेस्ट है। आप कोलगेट करते हो, पेस्ट करते हो ना आप, उसमें जितने भी पेस्ट हैं वो आपके सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी के होते हैं। जेल्स आप लोग लगाते हो, है ना? क्रीम्स लगाते हो, वेनिशिंग क्रीम है, नाइट क्रीम है, सन्स क्रीम है, ये सब सेमी सॉलिड के एग्जाम्पल है। एक आपका डोजेस फॉर्म होता है यूनिट, और एक होता है बल्क डोजेस फॉर्म। तो यूनिट में आपका टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स आता है, जिसको आप एक बार में कंज्यूम करते हो। ठीक है, यदि आपके पास कोई टैबलेट है और आपसे मैं कहूँ कि ये कोटेड है या अनकोटेड है, तो आप कैसे बता सकते हो? स्ट्रिप पे लिखा रहता है ईच कोटेड या ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स, ऐसा तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन यदि प्रैक्टिकल के दौरान कोई आपके हाथ में टैबलेट दे और आपसे कहे कि बताइए ये टैबलेट कोटेड है या अनकोटेड है, आप कैसे बताओगे? यदि वो टैबलेट अनकोटेड है, तो उसकी पहचान ये है कि उसको आप डिवाइड कर सकते हो इक्वल टू पोर्शन में, उसमें सेंटर में एक लाइन दी होगी। तो इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि वो आपका अनकोटेड टैबलेट है। टैबलेट भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, कोटेड टैबलेट होता है, अनकोटेड टैबलेट होता है। इस पे कोटेड टैबलेट पे कोटिंग होती है, एंटेरिक कोटिंग हो सकती है या शुगर की कोटिंग हो सकती है ना? फिर कोटिंग के बाद में इंटरिक कोटिंग रहेगी, तो फिर उसका डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन टाइम बढ़ जाएगा, है ना? ये सब मैं आपको बताऊंगा। है ना, कोटिंग क्यों करते हैं, कोटिंग की क्या जरूरत पड़ती है, कोई बिटर टेस्ट है उसको हमें मास्क करना है, तब भी हम कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, टैबलेट के टाइप्स मैं आपको बताऊंगा, डोजेस फॉर्म, ये सारे जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये सब हमें पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस में है और एग्जाम में आते हैं ये। ठीक है, आपका एक डिस्पर्सिबल टैबलेट आपने कभी यूज किया होगा, है ना? जैसे किसी के चेस्ट में पेन होता है, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें आपको आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट का टैबलेट आता है, जिसको हम सबलिंगुअली लेते हैं। सबलिंगुअल मतलब क्या? हमारे टंग के नीचे, विनीथ द टंग, हम उस टैबलेट को रखेंगे और वहां से वो एब्जॉर्ब होके हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होगा और उसका एक्शन हमें मिलेगा। तो ये आपका सबलिंगुअल। एक बकल टैबलेट होता है, जो कि हमारे चिक्स और हमारे टीथ के बीच में रखा जाता है। टीथ, हमारा जो मसूड़े होते हैं ना, मसूड़े और जबड़ों के बीच में रखा जाता है ना? तो वहां पर ये बकल टैबलेट यूज किया जाता है हमारी बकल कैविटी में, है ना? तो ये सब जो जितने भी डोजेस फॉर्म है, इनकी एटलीस्ट हमें डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, है ना? कि वो डोजेस फॉर्म हम कैसे, किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लेते हैं, उसका रूट क्या है। ठीक है,
सस्टेन रिलीज टेबलेट आता है, आपका कंट्रोल रिलीज टेबलेट आता है, ये सब एनडीडीएस में आता है। नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम उसका पार्ट होता है ये सब। पिल्स आपने कंज्यूम कभी किए होंगे या देखा होगा, इसमें माला एन इसका एग्जांपल है, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स। इसको पिल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ टैबलेट, इसलिए इसको पिल का नाम दिया गया। माला एन गर्भ निरोधक गोलियां, ये आपका पैक साइज इसका अराउंड 30 का आता है। इसमें आपके 21 डेज तक आप पिल लोगे, और उसमें जो ब्लैक आयरन का पिल होता है छोटा सा, वो आपको लेना पड़ता है ताकि कोई भी दिन स्किप ना हो, मिस ना हो। ठीक है, तो ये आपका मालायन किसका एग्जाम्पल है, पिल का। ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिक्स क्या होते हैं, डेफिनेशन एग्जाम में आती है सोशल फार्मेसी में। कॉन्ट्रासेप्टिक्स वो होते हैं जो प्रेगनेंसी को इनिबिट करते हैं, कंसीव कंसीव करने को इनिबिट करते हैं। मतलब यदि कोई फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिक्स का सेवन कर रही होगी तो वो कंसीव नहीं करेगी। तो परिवार नियोजन के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, जैसे नई नई शादी हुई है, अभी 2-3 साल बच्चा नहीं चाहते हैं, तो उस केस में कॉन्ट्रासेप्टिक्स यूज किए जाते हैं। ये सोशल फार्मेसी में आता है ये, है ना। सोशल फार्मेसी में इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका, कॉन्ट्रासेप्टिक्स, कॉन्ट्रासेप्शन। इसके मेथड्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप मार्केट में जनरली देखो, कोई ना कोई डोजेस फॉर्म में आपको मेडिसिन मिलेगी, पाउडर है, लिक्विड है ना। जैसे कैप्सूल्स भी आते हैं, कैप्सूल आपका जिलेटिन का बना होता है, उसमें ग्रैन्यूल्स को फिलअप कर दिया जाता है। यदि कोई बिटर टेस्ट का ड्रग है तो हम उसको कैप्सूल में फिलअप कर देंगे। कोई ऑयल है तो हम उससे सॉफ्ट जिलेटिन में उसको पैक कर देंगे हम, है ना। मार्केट में आप जो भी ड्रग्स आप यूज करते हो, मेडिसिन, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे आपने स्टेप्सिल्स यूज किए होंगे, वो लोजिंग्स का एग्जाम्पल है ना। विजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है ना। उसमें आपका पेसरीज यूज करते हैं वेजिनल कैविटी में। सपोजिटरी यूज करते हैं जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं, जिनको फीसेस पास करने में पेन होता है, ईचिंग होती है। नेजल यूरेथ्रल बोगीज आती हैं, ये काफी फाइन पेंसिल शेप की होती हैं, जिससे ये इजिली उस कैविटी में जा सके। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट भी मैंने आपको बताए थे, एडिटिव्स भी कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स भी कहते हैं। ये एपीआई के साथ हम कॉम्बिनेशन में ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारे डोजेस फॉर्म में क्या होता है, एपीआई और एक्सिपिएंट, जिसको हम एडिटिव्स भी कहते हैं, जिसको हम फार्मास्यूटिकल एड्स भी कहते हैं, है ना। एक्सिपिएंट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपका जैसे बाइंडर है, तो बाइंडर हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि टैबलेट को हमें उसके ग्रेन्यूल्स को बाइंड करके रखना है ना। हम उसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी डालते हैं, जिससे वो हमारे स्टमक में जाए तो एसिड में जाके उसका डिसइंटीग्रेशन भी होना चाहिए, उसको घुलना भी चाहिए, तभी तो वो अवशोषित होगा और साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के अपना एक्शन देगा, है ना। और एरोसोल्स भी आपने देखे हैं, जिसमें प्रेशराइज्ड फॉर्म में मेडिकामेंट फिलअप होता है ना। आपने विक्स इनहेलर कभी यूज किया होगा, जिसको हम इनहेलेशन रूट से लेते हैं। आपने कभी कोई एस्ट्रिंजेंट यूज किया होगा जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है, जैसे पोविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन आता है, जो हम वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। हमें माउथ की वॉशिंग करनी है, माउथ वॉश आता है, जिसको हम 20 टाइम्स डाइल्यूट करके हम उसको यूज करते हैं, हमारे माउथ की सफाई करते हैं, है ना। सस्पेंशंस आपने देखे होंगे, पेरेंटल सस्पेंशन आते हैं, या सिरप ओरल इंटरनल यूज के लिए सस्पेंशंस आते हैं, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए। इकोस्पोरिन पाउडर आपने यूज किया होगा, एक्सटर्नल यूज के लिए आता है, जो मेडिकेटेड पाउडर होता है ये। आप जैसे कहीं वुंड हो गया है तो आप उस पर छिड़क लेते हो, तो उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। इंसफलेशन डोजेस फॉर्म, जिसको इंसफलेटर की हेल्प से हम बॉडी कैविटी, जैसे विजाइना है, नेजल कैविटी है, ईयर कैविटी है, इसमें हम यूज करते हैं, है ना। तो ये सब जनरल जो चीजें हैं, ये आपको नोटिस करनी है अपनी डेली लाइफ रूटीन में, है ना। कभी आपने एंटीबायोटिक्स कंज्यूम किए होंगे तो आपने देखा होगा, जनरली एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट होता है हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है। स्टमक अपसेट हो जाता है, ये एंटीबायोटिक का कॉमन साइड इफेक्ट होता है। और जो एमिनोग्लाइकोसाइड टाइप की एंटीबायोटिक रहती है, ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, बहरापन। लंबे समय तक कोई मरीज इन दवाइयों को यदि खाएगा तो वो बहरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, ये भी हमें पढ़ने हैं, है ना।
फार्मेसी काफी इंटरेस्टिंग है। आप धीरे धीरे सब पढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा, है ना। सुटिक्स में आपको एनडीडीएस भी है, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। ये भी काफी पॉपुलर है। ये काफी प्रचलन में है ये। बहुत से ड्रग्स हैं जो एनडीडीएस के तहत बनाए जाते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनका बॉडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म का कोई एग्जांपल बताएगा आप में से? लिक्विड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल। सर सायरप। सिरप, सायरप। हम्म। वेरी गुड। सर इंजेक्शन की भी इसी में आएगा ना, लिक्विड डोजेस फॉर्म में? हाँ, इंजेक्शन भी इसी में आता है। आई ड्रॉप्स सॉल्यूशन। हम्म। वेरी गुड। देखिए, आज हम देखेंगे, आप यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन देख रहे हो, देखिए इसमें सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड में आपका आता है टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स। बल्क में यदि हम बात करें तो इसमें डस्टिंग पाउडर आता है, एक्सटर्नल यूज, इंसफ्लेशन, डेंटिफ्रिक्सिस। डेंटिफ्रिक्सिस क्या करते हैं, हमारे टीथ पे जो प्लग का फॉर्मेशन होता है, टीथ में जो गंदगी होती है उसको फ्रिक्शन के थ्रू रिमूव करते हैं, एब्रेसिव नेचर के होते हैं। जैसे आपने बजरू दंती का मंजन किया होगा, या पेस्ट की कंसिस्टेंसी आप चेक करोगे तो एब्रेसिव नेचर के होंगे। ग्रैन्यूल्स है, इफरवेसेंट है, इफरवेसेंट ग्रैन्यूल, फाइन ग्रैन्यूल, ये इंटरनल यूज के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे इनो इसका एग्जाम्पल है। इनो आपने कंज्यूम किया है, जैसे ही आप इसको वाटर में डालते हो रिएक्शन होता है, गैस निकलती है, आप इसको फटाक से बबल्स के फॉर्म में उसको आप पी लेते हो। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया इफरवेसेंट ग्रैन्यूल का। डिस्पर्सिबल टैबलेट आता है जिसको आप पानी में घोल के पीते हो। इसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन, जो कि डिस्प्रिन नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ये इसका ब्रांड नेम है। मॉलिक्यूल के साथ हमें दवाइयों का ब्रांड नेम भी पता होना चाहिए। सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट, क्रीम आता है, जेल्स आता है, पेस्ट आता है। लिक्विड में मैंने आपको मोनोफेजिक और बाइफेजिक बताया था। मोनोफेज जिसमें एक ही फेज हो, जैसे पानी में हम शक्कर घोल देते हैं तो हमें उसमें एक ही फेज नजर आती है, लेकिन हम जब हम पानी में तेल डालेंगे तो उसमें दो फेज हमें नजर आएंगे, तो ये बाइफेजिक हो गया। सस्पेंशन में यदि कोई ड्रग है हमारे सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है तो हम उसका सस्पेंशन बना लेते हैं। तो इमल्शन और सस्पेंशन किसका एग्जाम्पल है? बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का। और मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी आपका इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए आता है। इंटरनल यूज में आपका साइरप्स है, लिंक्टर्स है, ड्रॉप्स है और एलिक्सर्स हैं। और एक्सटर्नल यूज में लिनीमेंट है, लोशन है, गार्गल्स है, थ्रोट पेंट्स है, माउथ वॉशेज हैं, स्प्रेज हैं, आई लोशन है, आई ड्रॉप्स हैं, नेजल ड्रॉप्स हैं। तो ये आपको क्लासिफिकेशन ध्यान से देख लेना है, ठीक है। ये साइट ऑफ एप्लीकेशन है, स्किन पे हम कौन से डोजेस फॉर्म अप्लाई करते हैं, ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, लिनीमेंट्स, ठीक है। हम लिनीमेंट को फ्रिक्शन के साथ और लोशन को विदाउट फ्रिक्शन स्किन पे अप्लाई करते हैं। आई में हम सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट, क्रीम डालते हैं। टूथ पे हम टूथ पाउडर और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हैंड पे हम हैंड क्रीम, जिससे हमारे हाथ कोमल मुलायम रहें, मॉइस्चराइज्ड रहें, तो हैंड क्रीम्स आती है, लोशन आते हैं हैंड्स के लिए, हैंड वॉश आते हैं, हैंड वॉश जनरली आप यूज करते ही हो। फुट क्रीम आती है जिससे हमारे फुट पे इंफेक्शन नहीं हो, ऑइंटमेंट, डस्टिंग पाउडर्स आते हैं, एथलीट फुट के ट्रीटमेंट किए जाते हैं इनसे। हेयर्स में आपको, आपने देखा होगा, स्पा करवाया होगा, हेयर क्रीम्स आती हैं, हेयर लोशन, शैम्पू, है ना। ये सारे हेयर्स के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। नेजल प्रिपरेशन में नेजल स्प्रे आते हैं, इनहेलेशन, यदि हमारे को कंजेशन हो गया है, नाक हमारी चोक हो गई है, सांस हम नहीं ले पा रहे हैं, तो विक्स इनहेलर को जोर से खींचो तो हमारी नाक खुल जाती है, बंद नाक, इनहेलेशन। और अस्थमा के, दमा के मरीज को भी इनहेलेशन रूट के थ्रू दवाई दी जाती है। इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज मतलब टॉपिकल एप्लीकेशन, जैसे ऑइंटमेंट, लोशन, क्रीम। हेयर डाइज, किसी के बाल सफेद हो गए हैं, है ना, वो चाहता है कि वो जवान लगे। युवा युवा जब अवस्था में हम होते हैं तो हमारे बाल जनरली काले होते हैं, लेकिन बढ़ती एज के साथ सफेद हो जाते हैं, तो काले बाल करने के लिए जो डाइज आती हैं उसको भी हमेशा एक्सटर्नली यूज किया जाता है। कुछ लोग कलर मेट लगाते हैं, बालों को रंगते हैं सफेद
कोई काले से सफेद तो कोई काले से लाल पीले करवाते हैं, है ना। तो वो सब हेयर कलरेंट जो है वो भी एक्सटर्नल यूज के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब हम लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का बेसिकली क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है, इमल्शन और सस्पेंशन भी हमें पढ़ना है ना। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए। जैसे एरोमेटिक वाटर क्या होते हैं। एरोमा मतलब होता है खुशबू। यदि हम कोई, जैसे पिपरमेंट है, मेंथा है, इसमें एरोमा होती है। इसको यदि हम पानी में इसका एक्सट्रैक्शन निकाले तो इससे एरोमेटिक वाटर तैयार हो जाता है। जैसे कैम्फर वाटर है, पिपरमेंट वाटर है। सिरप का डेफिनेशन यदि हमसे कोई पूछे तो जब हम एक्वस, सिरप इज अ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग शुगर। शुगर हमें कहाँ से मिलती है? गन्ने से मिलती है। सुक्रोज टाइप की शुगर गन्ने में पाई जाती है, जो कि स्वाद में मीठी होती है। यदि हम पानी में शक्कर घोल दें तो सिंपल सिरप बन जाता है। स्पिरिट क्या होता है? यदि हम किसी एरोमेटिक मटेरियल को अल्कोहल में डिसॉल्व कर दें तो उससे स्पिरिट बन जाता है। इंजेक्शन क्या होता है? ये पायरोजन फ्री स्टेराइल फॉर्मुलेशन होती है, जो कि पैरेंटल रूट से एडमिनिस्टर बॉडी में की जाती है। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। पायरोजन से फ्री होती है। पायरोजन क्या होते हैं? बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनके मेटाबॉलिज्म के बाद वो रिलीज करते हैं। तो जो वो रिलीज करके बाहर छोड़ देते हैं उसको एक्सोटॉक्सिन्स कहते हैं, और जो उनके अंदर होते हैं वो एंडोटॉक्सिन्स कहलाते हैं। तो हमारी फॉर्मुलेशन जो पैरेंटल रूट से हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है वो फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन होना चाहिए। एलिक्सर्स क्या होते हैं? ये हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन 5 to 40% तक हो सकती है। यदि किसी मरीज को कफ है तो कफ में उसको रिलीफ मिल जाए, इसलिए डॉक्टर उसको लिंकस फॉर्मुलेशन प्रिस्क्राइब करता है। लिनीमेंट फॉर्मुलेशन में ऑयल्स होता है, इसमें अल्कोहल होता है, और ये रबिंग के साथ अफेक्टेड एरिया में एक्सटर्नली टॉपिकली स्किन पर यूज की जाती है। लोशंस की यदि हम बात करें तो ये एक्वस और अल्कोहलिक ऑयली प्रिपरेशन होती है, जो कि एक्सटर्नली स्किन पे विदाउट रबिंग अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई की जाती है। यदि किसी की आंख में या किसी की नाक के नेजल कैविटी में या ओरल कैविटी में यदि इन्फेक्शन हो तो इस केस में हम ड्रॉप्स यूज करते हैं। ठीक है, ड्रॉप्स। आंखों में के लिए आई ड्रॉप्स आते हैं, ईयर ड्रॉप्स आते हैं। आई ड्रॉप में हम कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं? बेंजाकोनियम क्लोराइड। ये 0.1 to 0.02% की कंसंट्रेशन में हम यूज करते हैं। इनिमास जो होते हैं वो हमारे स्टमक का जो निचला हिस्सा है उसको इवैक्यूएट करने में, हमारे बाउल को क्लियर करने में, हमारे जो रेक्टम का एरिया होता है उसकी क्लीनिंग के लिए, उसकी सफाई के लिए, इवैक्यूएशन के लिए, उसको खाली करने के लिए फॉर द सर्जिकल पर्पस हम यूज करते हैं। यदि हमें माउथ की क्लीनिंग करनी है, थ्रोट थ्रोट में यदि कोई मामूली सा इन्फेक्शन हो गया है, सफाई करनी है, क्लीनिंग करनी है, गले में यदि दर्द हो रहा है ना, माउथ में यदि कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसके लिए हम गार्गल से वॉशिंग करते हैं, जिसमें एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, फिटकरी, एलम, है ना। थ्रोट पेंट आते हैं यदि किसी के थ्रोट में इन्फेक्शन है ना, तो ये विस्कस फॉर्मुलेशन होते हैं, तो इनका रिटेंशन टाइम अच्छा होता है। तो ये गले से धीरे धीरे जब नीचे उतरते हैं तो वहां पर सफाई करते हैं। ठीक है, थ्रोट पेंट्स। माउथ वॉश जैसे प्लग प्लग हो गया है टीथ में, जिंजीवाइटिस हो गया है, डेंटल कैरीज, दांतों में छेद हो गए हैं, तो उन सब की प्रॉब्लम के लिए हम माउथ वॉशेस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन है, दो दो तीन तीन नंबर में पूछ लेते हैं कभी कभी डोजेस फॉर्म की, तो ये हमें पता होना चाहिए। सिरप जो होता है वो कंसंट्रेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का प्यूरिफाइड वाटर में। हम हमारे फार्मेसी में हम टैप वाटर यूज ना करके डिस्टिल वाटर या प्यूरिफाइड वाटर यूज करते हैं, क्योंकि वो कंटामिनेशन से फ्री होता है। तो आईपी में जो सिरप बनाने का मेथड दिया हुआ है उसके हिसाब से हम 66.7% वेट हम सिरप बनाने के लिए शुगर का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पर यदि हम यूएसपी की बात करते हैं तो इसमें 85% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज प्यूरिफाइड वाटर, मतलब 100 ml में मिला के हम शुगर सिरप बनाते हैं। सायरप जो होता है उसमें हम मेडिकामेंट यदि ऐड कर देंगे तो वो मेडिकेटेड सिरप हो जाता है। और सिरप में माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें सुक्रोज ऐड होता है, जिस वजह से उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती। पर यदि हमने परसेंट बढ़ा दिया सुक्रोज का तो क्या होगा?
इससे प्रॉब्लम आ सकती है, क्रिस्टल बन सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम सिरप पीते हैं तो सिरप का जो कैप रहता है, देखा है आपने ध्यान से, सिरप का कैप, Yes, सिरप का sir. क्या, सिरप के कैप में आपने देखा होगा छोटे थोड़े थोड़े से क्रिस्टल बन जाते हैं कुछ दिन बाद, है ना। तो वो ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से होता है। और यदि कंसंट्रेशन कम होगी शुगर की तो हमारी सिरप में कंटामिनेशन होगा, उसमें माइक्रोबियल अटैक होगा और वो खराब हो जाएगी। सिरप को हम स्टोर करने के लिए कूल और ड्राई प्लेस पे रखते हैं, कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखा जाता है। और दवाइयां सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखनी चाहिए। मतलब गर्मी के दिनों में दवाइयों का थोड़ा देखभाल करना जरूरी है। यदि बहुत गर्मी पड़ेगी तो दवाइयाँ खराब हो सकती है, क्योंकि फार्मेसी में रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गर्मी के दिनों में तो टेम्परेचर इससे ज्यादा एक्सीड हो ही जाता है ना। तो ये है आपका सिरप। तो ये हमने डोजेस फॉर्म की डेफिनेशंस देखी है ना। और ये जो डेफिनेशन है ये कभी कभी 3 3 4 4 नंबर में पूछ लेते हैं, इसलिए हमने देखी है। ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आया डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन और उनकी डेफिनेशंस? हम्म। बताओ। एलिक्सर क्या होता है, आप में से कोई बताएगा? एलिक्सर ये पूछा है 2 नंबर में डेफिनेशन, एलिक्सर क्या होते हैं? हम्म। मैंने आपको जो इमल्शन और सस्पेंशन बताया है ये आपका एनडीडीएस में आता है। एनडीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू या नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है जिसमें ड्रग की इफिकेसी और बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाती है, और एक्शन ड्रग का अच्छा आता है, और ड्रग का वेस्टेज कम हो जाता है, और ड्रग को हम टारगेटेड साइट तक इजीली पहुंचा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी मेनली कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, और ये पेशेंट कंप्लायंस को भी बढ़ाती है। यदि किसी मरीज को 6 महीने तक लगातार दवाई लेना है, सुबह दोपहर शाम, तो हो सकता है वो स्किप कर जाएगा, भूल जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। जैसे किसी मरीज को दिन में 1 बार दवाई लेना है तो उसको ओडी, 2 बार लेना है बीडी, 3 बार लेना है टीडीएस, 4 बार लेना है क्यूआईडी, है ना। आप किसी मरीज को एक दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं, ठीक है, दिन और दिन 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 24 घंटे मरीज को यदि 6 6 घंटे के अंतराल में दवाई लेना है तो हो सकता है कि वो दवाई लेना भूल जाए या स्किप कर जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पेशेंट कंप्लायंस क्या होता है? मरीज को जिस टाइम पे दवाई खाने का कहा जाए उस सही समय पे वो दवाई खाए, और सही मात्रा में दवाई का सही डोज ले, और जितने दिन का ट्रीटमेंट है उतना कंप्लीट करे, तभी उसको बीमारी में आराम लगेगा, नहीं तो उसकी बीमारी रिलैप्स हो जाएगी, रियकरेंस हो जाएगा। तो इसी को हम पेशेंट कंप्लायंस बोलते हैं। तो एनडीडीएस में आता है आपका सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज। इसका एग्जाम्पल है आपका इंटेरिक कोटेड जो टैबलेट आती है, स्टमक को वो क्रॉस करके जब इंटेस्टाइन में जाती है तब अपना इफेक्ट देती है, तो उसकी कोटिंग कर दी जाती है पॉलीमर से। ठीक है। और आपने देखा होगा इंसुलिन के पैचेस भी आते हैं, कुछ लोग इंसुलिन के पैच लगा लेते हैं तो उनको इंजेक्शन रोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्लोली मेडिकामेंट धीरे धीरे रोज रिलीज होता है और उनका शुगर कंट्रोल्ड रहता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है आपके एनडीडीएस के, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसको भी हम देखेंगे 7th यूनिट में, ये फार्मास्यूटिक्स की, है ना। आप लोग फार्मास्यूटिक्स में जब प्रैक्टिकल्स करते हो, फॉर्मुलेशन बनाते हो, डोजेस फॉर्म बनाते हो, तो आपको मेट्रोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, वेट का, मेजरमेंट का। तो पहले जो ओल्ड टेक्निक यूज होती थी उसको हम इंपेरियल सिस्टम कहते थे, और अभी जो यूज होती है वो मैट्रिक सिस्टम है। तो इंपेरियल सिस्टम जो है वो ओल्ड है, और मैट्रिक सिस्टम जो है वो एडवांस और न्यू है। आईपी में भी कौन सा मेंशन किया गया है? मैट्रिक सिस्टम। लेकिन जो लैटिन लैटिन और ग्रीक देश के लोग थे वो क्या यूज करते थे? इंपेरियल सिस्टम यूज करते थे। तो उन्होंने जब फार्मेसी डेवलप की थी तो लैटिन टर्म्स बहुत ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन में देखे जाते हैं।
तो जब हम फार्मास्यूटिकल कंपनियों में दवाइयों की कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम दोनों ही यूनिट को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका एक आता है अवॉइड एवॉइडिपोइस और एक आता है एपोथुकेरिस। ये दोनों अजीब टाइप के टर्म है क्योंकि ये लैटिन टर्म्स हैं, इसलिए आपको सुनने में अजीब लग रहे हैं। तो इसमें वेट वेट मेजरमेंट के लिए पाउंड चलता है, जिसको हम शॉर्ट में एलबी बोलते हैं। ठीक है, और एक एलबी में आपका 7,000 ग्रेन्स होते हैं, या एक एलबी में 16 ओन्स होते हैं। ठीक है, ओन्स ये सब यूनिट्स हैं। ठीक है, और 1 ओन्स में आपका फोर फोर 437 ग्रेन्स होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब यूनिट है जो पहले यूज होती थी वेट के मेजरमेंट के लिए। दो दो चीजों का हम वेट करते हैं, एक तो लिक्विड का और एक तो सॉलिड का। तो सॉलिड का इसमें हम पाउंड से करते हैं और लिक्विड का हम गैलन से करते हैं। गैलन, गैलन सुना होगा आपने कभी, है ना? पानी के गैलन आते हैं, हम लोग आरओ का वाटर मंगवाते हैं ना, गैलन। तो गैलन चलता था पहले। और एपोथिकैरी में क्या है, इसमें आपका जैसे 20 ग्रेन्स में 1 स्क्रपल आता है। ठीक है, और 60 ग्रेन का 1 ड्रैकम होता है, और 437 ग्रेन का 1 ओंस होता है। ये सब यूनिट्स है, मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, है ना? तो आपको कम से कम बेसिक नॉलेज तो इतना होना चाहिए कि भाई एक एक 1 किलो में कितना पौंड आता है, 2.2 LV। ठीक है, अभी भी आपने देखा होगा जो एमएनसी के प्रोडक्ट्स आते हैं उस पे पॉन्ड्स में वेट लिखा रहता है, या जो लोग एक्सरसाइज करते होंगे तो जिम में पॉन्ड्स में वेट चलता है ना? या WWE आपने देखा होगा, उसमें भी जो मेजरमेंट होता है वो पाउंड से होता है। तो अभी भी फॉरेन कंट्री में पाउंड ही चलता है ना? हमारे इंडिया में केजी चलता है। तो इंपेरियल सिस्टम में यदि हमको लिक्विड को मेजर करना है तो उसका यूनिट क्या है, गैलन। ठीक है, और यदि हमें सॉलिड को मेजर करना है तो उसका है पाउंड। और करेंटली अभी जो यूज हो रहा है हमारी कंट्री में वो कौन सा है, मैट्रिक सिस्टम, जो कि आईपी में भी मेंशन किया गया है, जिसमें आपका केजी और लीटर में काम चलता है। ठीक है, तो आपका जैसे 1 ग्राम में मैंने आपको बताया था कितना एमजी होता है, 1000 mg होता है। ठीक है, तो केजी स्टैंडर्ड यूनिट है, और 1 केजी में आपका 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम में क्या होता है आपका, 1000 mg होता है। तो इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो जब हम लैब में प्रैक्टिकल्स करते हैं ना तो एनालिटिकल वेइंग बैलेंस होता है, जिसको हम तराजू और बाट भी होते हैं उसके साथ छोटे छोटे। आप कभी लैब में जाओगे तो देखोगे, तो उसको हम कैलिब्रेट करते हैं, मतलब उसका जीरो सेट करते हैं। और वो चारों तरफ से पैक होता है ताकि हवा का उस पर इम्पैक्ट ना पड़े और हम आसानी से मेजर कर पाए ड्रग्स को। यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे को 100 mg पैरासीटामोल नाप के ला के दो, कैसे नापोगे? किलो तकड़ी से तो नाप नहीं पाओगे, इतना बारीक काम वो कर नहीं पाएगी। जो जो मीटर भी आते हैं वो मीटर भी इतना फाइन नहीं कर पाते, और वो ओपन स्पेस में रहेंगे तो हवा का इम्पैक्ट पड़ेगा, पंखा चलेगा, तो हमारी मेजरिंग सही हो पाएगी क्या? सही नाप पाएंगे हम? नहीं नाप पाएंगे, इससे एरर आएगी। एरर आने से क्या है, हम प्रॉपर डोजेस फॉर्म नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब हम दवाई बनाते हैं तो हमें हर चीज कैलकुलेट करके डालनी पड़ती है ना, क्या कितनी मात्रा में डालना है। तो कैलिब्रेशन हमें बहुत ज़रूरी है, और हमारा जो इक्विपमेंट हम फार्मेसी में यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर क्लीनिंग भी करनी है। और हम वेइंग जब करते हैं तो बटर पेपर पे करते हैं, क्योंकि ये नॉन ग्रीसी होता है, और इस पे कोई भी चीज़ आसानी से चिपकती नहीं है, लाइट वेट होता है ये। इसलिए इसमें हम किसी भी चीज़ को रख के नापते हैं, यदि कभी आप प्रैक्टिकल करोगे तो, है ना? तो ये आपका एनालिटिकल वेइंग मशीन होती है, वेइंग बैलेंस, जो कि मैनुअली काम करता है। कभी आप लैब जाओ तो आप इसको देख पाओगे। और इसमें जो मेजर मेजर करने के लिए जो पार्ट होते हैं छोटे छोटे से, है ना, वो एल्यूमिनियम मेटल के बने होते हैं, फ्लैट सरफेस होती है। जैसे 2 mg से लेके तो आप 500 mg तक इसको मेजर कर सकते हो। और जो इसके ऊपर के हैं, जैसे 1 ग्राम से लेके तो 100 ग्राम तक के, वो ब्रास मेटल के सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। गवर्नमेंट का उन पे स्टैंप होता है ना, ताकि आप सही उसको मेजर कर पाओ। तो ये सब आपको बेसिक नॉलेज मेजरमेंट का होना चाहिए, जिसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। माप तौल कैसे नापते हैं, हम तराजू से मापते हैं ना। तराजू में एक चीज, एक तरफ हम बाट रखते हैं, दूसरी तरफ उस चीज को रखा जाता है जिसको हमें मेजर करना है। ठीक है,
तो आपने ऐसे गिनती सुनी होगी, जैसे डेका है ना, सेंटी है, मिली है। तो ये सब में इसका पूरा कैलकुलेशन होता है। तो इसका मैं आपको नोट्स दूंगा, तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा। जब हम मरीज को दवाई देते हैं, जैसे मरीज को हमने कहा कि भाई आप एक ड्रॉप आंख में डालोगे, तो एक ड्रॉप 1 मिलीम के बराबर होता है, और एक ड्रॉप में कितना एमएल आता है? 0.06 ml। कुछ किताबों में 0.04 ml भी दिया हुआ है। किसी मरीज को यदि हम कहें कि भाई आपको एक छोटा चम्मच दवाई लेनी है, तो कितनी दवाई लेगा, कोई बताएगा? कितनी एमएल दवाई लेगा मरीज? 2.5 या 5 ml करीब। हाँ, वेरी गुड, 5 ml लेगा। ये सब बेसिक 5 ml। नॉलेज है। यदि आप बीइंग एज अ फार्मासिस्ट किसी मरीज को काउंसलिंग देते हो, यू मस्ट नो कि आपको मरीज को कैसे समझाना है ना। तो 1 टीस्पून, तो 5 ml। तो आपने देखा होगा दवाई का जो ढक्कन रहता है उस पे 5 और 10 और 15 पे टिक मार्क रहते हैं। ध्यान से देखना, ट्रांसपेरेंट जो सिरप का आपको ढक्कन मिलेगा, ट्रांसपेरेंट वाला, वो क्यों रहता है? ढक्कन के ऊपर ढक्कन रहता है कि नहीं? एक मेटल का ढक्कन रहता है, एल्यूमिनियम का, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का ढक्कन रहता है, और वो ढक्कन ट्रांसपेरेंट होता है। उस पे मार्किंग रहती है 1 से लेके, तो छोटा छोटा, फिर 5, फिर छोटा छोटा 10, और फिर 15। मतलब आप उसको मेजर करके दवाई ले सकते हो। कभी ध्यान दिया आपने? नहीं दिया हो तो अब देना। तो इसको बोलते हैं टी स्पून। 1 टीस्पून मतलब छोटा चम्मच। और टेबल स्पून की यदि बात करें, यदि डॉक्टर कह रहा है या फार्मासिस्ट कह रहा है कि भाई मरीज को 1 टेबल स्पून दवाई लेनी है, तो 15 ml दवाई लेगा वो। यदि कहें कि भाई आपको 1 टी कप लेनी है दवाई, मतलब चाय का जो कप होता है उसमें 120 ml दवाई लेगा वो। ठीक है। और यदि कहें कि भाई 1 डेजर्ट स्पून, तो डेजर्ट स्पून में आपका 8 ml दवाई लेगा, मतलब बड़ा चम्मच। छोटे चम्मच में 5 ml। और यदि डॉक्टर ने कहा कि भाई एक बड़ा चम्मच दवाई लेनी है आपको, तो 8 ml दवाई कर दोगे आप। ठीक है। तो इस तरह से मरीज दवाई लेता है। आंख में यदि जैसे ड्रॉप डालनी है, तो एक ड्रॉप डालेगा मरीज, है ना। तो एक ड्रॉप में कितने एमएल जाएगी दवाई उसकी आंख में? 0.06 ml जाएगी। या वो ड्रॉपर से मेजर भी कर सकता है, लेकिन इतना फाइन मेजरमेंट के लिए ड्रॉप्स नहीं आते। तो अंदाजे से ये चलता है ना। मरीज तो अंदाजे से ही डालता है, लेकिन जब कंपनी कैलकुलेशन करती है तो वो तो फाइन कैलकुलेशन करेगी ना, क्योंकि उसको बल्क में दवाई बनानी है। आपके पास तो 50 ml सिरप है, 100 ml सिरप है, लेकिन जब कंपनी में फार्मासिस्ट ने कैलकुलेशन की होगी सिरप बनाने की, तो उसने तो 10,000 लीटर की होगी कि नहीं। इसलिए फार्मासिस्ट को ये सब कैलकुलेशन आनी चाहिए। हो सकता है कल को कोई फार्मासिस्ट आगे चल के फैक्ट्री में दवाई बनाना बनाना चाहे, तो उसको ये सब कैलकुलेशन आनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है। और जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमने सॉलिड को लिक्विड में मिला के दवाई बनाई है, तो इसको परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। यदि हमने सॉलिड में सॉलिड को मिला के कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो परसेंट वेट बाय वेट। यदि हमने लिक्विड को सॉलिड में मिलाया है, तो परसेंट वॉल्यूम बाय वेट। और यदि हमने लिक्विड को लिक्विड में मिला के कोई फॉर्मुलेशन बनाई है, तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप कभी दवाई की बोतल देखो और उस पे ये सब लिखा रहे तो आप कंफ्यूज ना हो। बीइंग एज अ फार्मासिस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी आपके हाथ में दवाई की स्ट्रिप रहे, तो उस पे जो लिखा हुआ है, भाई लाइन खींची हुई है काले कलर की, तो क्यों खींची है? रेड कलर की लाइन खींची है, क्यों खींची है? एनआरएक्स क्यों लिखा है? ये सब बेसिक नॉलेज है, बीइंग एज अ फार्मासिस्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में, तो अभी से हमारे छोटे छोटे डाउट सारे क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है। किसी भी दवाई को जब हमारे हाथ में आती है, तो हम बहुत ध्यान से उसको देखें। जैसे जैसे एक चम्हार जूते को बहुत ध्यान से देखता है कि नहीं, जूते से वो सब समझ जाता है कि इंसान कैसा है। इस हद तक उसकी पीएचडी और रिसर्च होती है। तो आप भी दवाई देख लो, तो आप फट से ने समझ जाओ कि इस मरीज को क्या हुआ है ना। और डॉक्टर ने उसको ये दवाई क्यों दी है? क्योंकि हमारा फार्मासिस्ट का काम ही है, दवाइयाँ दवाइयाँ हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कोर कॉम्पिटेंस है हमारी दवाई। ठीक है। फार्मासिस्ट मेडिसिन का एक्सपर्ट होता है। उसको मेडिसिन की रग रग से वाकिफ होता है वो, क्योंकि फैक्ट्री में वो दवाई बनाता है, दवाई बनाने की कैलकुलेशन करता है। और रिसर्च सेंटर पे बीमारियों की नई नई दवाइयों की खोज भी फार्मासिस्ट ही करता है। डॉक्टर नहीं खोजता दवाई।
दवाई कौन खोजता है? फार्मासिस्ट। जब वो रिसर्च करता है, तो कोई भी मार्केट में बीमारी है तो उसकी दवाई को वो खोजता है, फिर खोज के उसको वो उसका डोजेस फॉर्म डिजाइन करता है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करता है एनिमल्स पे, फिर एनिमल्स पे करने के बाद जब उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, बीमारी में रिलीफ मिलता है, तो फिर उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, हेल्थी वॉलेंटियर्स ह्यूमन बींग्स पे दवाई को टेस्ट किया जाता है, और फिर वहां पर भी उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं तो गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फाइल किया जाता है कि इस दवाई को हमें हमारे देश में मार्केटिंग करने की और मैन्युफैक्चरिंग करने की परमिशन दी जाए। फिर वो दवाई हमारे देश में जब बन जाती है तो फिर वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर पे आती है, डिस्ट्रीब्यूटर से वो रिटेलर पे आती है, और रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाती है, और कंज्यूमर होता है पेशेंट, और पेशेंट अपनी मर्जी से दवाई नहीं ले सकता। डिसीजन मेकर कौन होता है? डॉक्टर। तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि मरीज क्या खाएगा, तो डॉक्टर की एडवाइस पे दवाई लेना ज्यादा बेहतर है। हमारी कंट्री में लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, है ना, यूट्यूब पे देख के दवाई खाएंगे, पड़ोसी से देख के पूछेंगे कि भाई कौन सी क्रीम है फेयरनेस के लिए, और वो क्रीम खुद लगाना शुरू कर देंगे। लोगों ने मेलाज्मा और पेंडर्मा जैसे क्रीम लगा के अपनी स्किन को झुलसा लिया, काले हो गए, लाल हो गई। तो ये सब सेल्फ मेडिकेशन के साइड इफेक्ट होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पड़ोसी बीमार है उसने जो दवाई खाई है वही दवाई आपको भी ठीक कर सकती है, लेकिन हमारे देश में यही होता है, हर व्यक्ति डॉक्टर बना बैठा है, अपनी मर्जी से सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है, और दवाइयों के साइड इफेक्ट फिर उसको फेस करने पड़ते हैं, और वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो सेल्फ मेडिकेशन हमें नहीं करना है, और डॉक्टर की एडवाइस पे ही हमें दवाई लेनी है। स्पेशली जो H1 शेड्यूल की दवाई रहती है वो तो बिना प्रिस्क्रिप्शन मिलती ही नहीं है मेडिकल स्टोर पे, लेकिन हमारे देश में करप्शन बहुत है, और फार्मासिस्ट बिना कॉलेज आए फार्मेसी की डिग्री ले रहे हैं, इसलिए वो प्रेगनेंसी की किट भी दे देते हैं, और उससे किसी फीमेल की जान जा सकती है। तो हमारे इथिक्स भी मजबूत होना चाहिए, है ना, हमें इथिकल होना है, हमें इथिकल प्रैक्टिस करनी है, हमें लीगल प्रैक्टिस करनी है, हमें कोई इलीगल काम नहीं करना है। ऐसा ना हो कि हम किसी को दवाई दे और उस दवाई का मिसयूज हो, उस दवाई से कोई नशा करे, उस दवाई से किसी की जान चली जाए। हम किसी ऐसे व्यक्ति को नींद की गोली दे दे जो किसी को गोली खिलाए और रात में उसके घर पे चोरी कर ले। तो हमें ये समझना है, हमें व्यक्ति को देख के समझना है कि डॉक्टर ने उसको दवाई लिखी है कि नहीं, और जो पर्चा दे रहा है उस पर डॉक्टर के साइन है या नहीं। डॉक्टर के साइन रहना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन पे, तभी उसको वैलिड माना जाता है। और यदि 20 दिन बाद पेशेंट आ रहा है तो उस पर्चे को रिन्यू करवाना है पेशेंट को, उसके बाद हम उसको दवाई देंगे। तो ये सब लीगल प्रैक्टिस होती है, लेकिन कहाँ से फार्मासिस्ट ये सब प्रैक्टिस कर पाएगा, क्योंकि वो तो साल में एक बार कॉलेज जाता है केवल एग्जाम देने के लिए। इसलिए फार्मासिस्ट को नॉलेज नहीं होता, जिस वजह से हमारे सोसाइटी को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान देना है, क्योंकि फार्मेसी प्रोफेशन एक किराना की दुकान चलाने जैसा नहीं है, ये एक वाइट कॉलर प्रोफेशन है। आपने देखना जो लोग फार्मेसी पे बैठते हैं उनको लोग रिस्पेक्टिवली देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान है। किराना का दुकान तो 5वीं पास भी चला सकता है, लेकिन क्या मेडिकल स्टोर चला पाएगा जिसके पास लाइसेंस नहीं है? नहीं। 6 महीने की सजा हो जाएगी, 10,000 रुपए का फाइन लग जाएगा, जेल में ठूस दिया जाएगा उसको। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, डोजेस फॉर्म कल आप पढ़ के आओगे। किसी को कोई डाउट है आज जो पढ़ाया उसमें? नो नो सर। सर। नो सर। हैव अ नाइस डे। बाय। थैंक यू सर।